बच्चों, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 10। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। आगे आपको वेरी वेरी स्पेशल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक बच्चों, वेरी वेरी स्पेशल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान देना बच्चों। ए वर्क बिकम फर्स्ट, ए वर्क बिकम फर्स्ट, जो कार्य पहले होगा, दैट टेंस मेक फर्स्ट, उसका टेंस हम पहले बनाते हैं। जो कार्य पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एंड सेकेंड सेंटेंस मेक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसकी अंग्रेजी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे आप कम समझ पाए होंगे, हमें समझ में आ गई बात। मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। पिताजी के घर आने से पहले माताजी खाना बना चुकी है। पिताजी के घर आने से पहले माताजी खाना बना चुकी है। बच्चों, पिताजी के घर आने से पहले एक सेंटेंस तो ये हो गया, माताजी खाना बना चुकी है। यहाँ जो पहले शब्द है ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। पिताजी के घर आने से पहले एक वाक्य हो गया, माताजी खाना बना चुकी हैं, तो ये दोनों उपवाक्य हो गए। माताजी खाना बना चुकी हैं पिताजी के घर आने से पहले। अब आप निर्णय कीजिए कि पहले पिताजी घर आ रहे हैं या पहले माताजी खाना बना चुकी हैं। तो आपका आंसर होगा कि माताजी खाना बना चुकी हैं। तो माताजी खाना बना चुकी हैं, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पिताजी के घर आने से पहले ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो कार्य पहले होगा, पहले क्या हुआ? माताजी खाना बना चुकी है, इसकी अंग्रेजी होगी प्रेजेंट परफेक्ट में। और पिताजी के घर आने से पहले इसकी अंग्रेजी बच्चों होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टेंस में। यही ये सेंटेंस है बच्चों। अब आप इसको यदि आप एक बार नहीं समझ पाए तो कई बार आप सुन लीजिए। अब बच्चों क्या है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। मोहन के स्कूल पहुँचने से पहले, मोहन के स्कूल पहुँचने से पहले कमला स्कूल जा चुकी है। समझ गए आप? तो अब ये सोचिए कि पहले मोहन स्कूल पहुँच रहा है या कमला स्कूल जा चुकी है। अर्थात कमला स्कूल जा चुकी है, ये काम पहले हो रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो क्या हो जाएगा? तो कमला हो गया आपका सब्जेक्ट, ही सीट ने बच्चों आता हैज आता है, हैज हो गया। कमला हैज कम केम कम, ये थर्ड फॉर्म हो गया। कमला हैज कम टू स्कूल, पहले के लिए क्या आ गया? बिफोर आ गया। अब मोहन के स्कूल पहुंचने से पहले, यहाँ सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मोहन, हमने यहाँ लिखा मोहन। यहाँ वर्ब क्या है? पहुंचना मीन्स कम या रीच, कम्स टू स्कूल, ठीक बच्चों। यहाँ होगा रीचेज होगा बच्चों, ठीक। यहाँ गलत लिख गया है, ये होगा रीचेज, REACHES, रीचेज टू स्कूल, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत लिख गया है। तो कमला हैज कम टू स्कूल बिफोर मोहन रीचेज टू स्कूल। तो आप समझ गया, जब ऐसे कोई दो उपवाक्य दिए हों प्रेजेंट टेंस में, तो जो कार्य पहले होगा उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। बच्चों आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए हैं तो स्कूल आके पूछ सकते हैं, फिर 2-4 बार और आप पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। सम स्पेशल प्रेजेंट टेंस, हेडिंग क्या है? सम स्पेशल प्रेजेंट टेंस। क्या दिया गया है? इफ प्रेजेंट टेंस हैज नो वर्ब, यदि प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब नहीं है। बी यूज इज एम आर,
तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, लाइक वर्ब, वर्ब की तरह। इट्स कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इसे हम कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, अर्थात इसे हम कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। आगे सेंटेंस देखिए आप। मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है, पिताजी पुलिस है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। जैसे सेंटेंस है आपका मोहन विद्यार्थी है, एक सेंटेंस यहाँ पर, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, विद्यार्थी हो गया ऑब्जेक्ट, किंतु यहाँ पर वर्ब नहीं दिया गया है। अब आप कैसे जजमेंट करेंगे कि यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है, सब्जेक्ट मोहन है, ये जो कुछ भी करता है वो वर्ब होती है। यहाँ पर मोहन कुछ भी नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में मोहन कुछ भी नहीं कर रहा है। समझ में आपको आ रही बात? तो आप अगर पूछेंगे मुझसे कि सर जी यहाँ कैसे निर्णय होगा कि यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो हमने आपको बताया है, पहले बता चुका हूँ, इसमें भी आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वो वर्ब होती है। तो यहाँ तो मोहन विद्यार्थी यहाँ से कुछ कर ही नहीं रहा है, वो कोई विद्यार्थी है, न पढ़ रहा है, न स्कूल जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है ही सी इट नेम के साथ ई जाता है, आई के साथ एम आता है, यू बी दे प्लस पूर्ण के साथ आर आता है। तो यहाँ मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज आ गया। तो यहाँ पर वर्ब के स्थान पर इज आ गया, तो इसीलिए इसको हम कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन इज ए स्टूडेंट। समझ में आपको आ रही बात? आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँ कि मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किसान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, तो आई एम ए फार्मर। समझ में आपको आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ गए होंगे आप। अगर ये एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, आपकी मम्मी टीचर है, आपकी मम्मी टीचर है, योर मदर इज ए टीचर। समझ में आपको आ रही बात? यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है। मोहन डॉक्टर है, मोहन इज ए डॉक्टर, यहाँ भी वर्ब नहीं बच्चों। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अच्छा, अब आपको कहा जाए इस तरीके से बच्चों, आप ऐसा भी कह सकते हैं मोहन सोहन विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर दो हो गए, तो मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट, ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ पर मोहन और सोहन कर दिया जाए बच्चों, तो यहाँ पर इच की जगह पर आर आ जाएगा। आप हमारी बात समझ गए होंगे। इसी के साथ बच्चों ये पार्ट एंड होता है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 10A, ध्यान देना बच्चों। यूज ऑफ हैज हैव। बच्चों एक तो हैज हैव का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है, किंतु यहाँ पर बच्चों न तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, न पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हैज हैव का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो आपको आगे बता रहा हूँ। When sentence gives things, available things is near. When sentence gives things, जब सेंटेंस वाक्य यह संकेत दे कि अवेलेबल वस्तु सब्जेक्ट के पास है, अवेलेबल उपलब्ध वस्तु सब्जेक्ट के पास है। बच गए? When sentence gives things, जब वाक्य संकेत दे अवेलेबल थिंग्स, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, उपलब्ध वस्तु सब्जेक्ट के पास है। बी यूज हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं। समझ गए?
अब हिंदी में जान लो। जब वाक्य में पास या रखता रखती शब्द आ जाए, जब वाक्य में पास या रखता रखती शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मेरे पास कार है, आपके पास कैरम बोर्ड है, सीता कंप्यूटर रखती है। समझ गए ना, रखता आ गया, रखती आ गया, पास आ गया। जब ऐसे शब्द आ जाएं वाक्य में तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, मोहन हैज गुड हाउस, मतलब मोहन के पास अच्छा मकान है। आगे ना पास आ गया तो यहाँ पर मोहन के साथ हैज आ गया। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ऐसे ही जब एग्जाम्पल आ जाए कि आपके पिताजी के पास स्कूटर है, आपके पास बुलेट है, या आप कार रखते हैं, जब ऐसे वाक्य आ जाए, हैज आ जाए, पास आ जाए या रखता रखती आ जाए तो बच्चों वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यूज ऑफ हैज टू हैव टू, ध्यान देना बच्चों। यूज ऑफ हैज टू हैव टू, बच्चों अभी तक था हैज हैव, अब यहाँ पर में टू लग गया। इसका कैसे प्रयोग करना है ये भी ध्यान दीजिए। व्हेन सेंटेंस सिंक्स टूवर्ड्स, जब वाक्य ये संकेत दे, क्या संकेत दे? हैबिट, आदत, कंपल्सन, मजबूरी। जब सेंटेंस से मजबूरी, आदत, अनिवार्यता आदि प्रकट हो तो बच्चों हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब आदत कैसे प्रकट होती है? मोहन को सुबह स्कूल जाना पड़ता है। समझ गए? मोहन को सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो क्या होगी? चाहे थे आप अनिवार्य समझ लीजिए। सीता को दोपहर में खाना बनाना पड़ता है। समझ गए? मैं बनाना समझ हुआ था बच्चों, ठीक है ना। जाना पड़ता है, आना पड़ता है, ऐसे बच्चों सेंटेंस में ऐसे शब्द आते हैं। क्लियर। जब वाक्य से मजबूरी, अनिवार्यता, बाध्यता, इम्पोर्टेंसी आदि प्रकट हो तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। गीता को प्रतिदिन कपड़े साफ करने पड़ते हैं, अनिवार्य हो गया। तो गीता हैज टू क्या गया? गीता हैज टू वॉश क्लॉथ डेली। समझ गए ना, यहाँ अनिवार्य आ गया बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये पॉइंट एंड होता है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 10B, यूज ऑफ देयर एंड लिंकिंग वर्ब। ठीक बच्चों, यूज ऑफ देयर एंड लिंकिंग वर्ब, समझ गए। नोट, इफ सब्जेक्ट इज नॉट इन सेंटेंस, जब सब्जेक्ट ना हो, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, समझ गए ना। जब कोई सेंटेंस दिया गया हो उसमें सब्जेक्ट ना दिया गया हो, सब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो बी यूज देयर इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। बट देयर नो मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, किंतु यहाँ पर देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो हमने आपको वारी बात किया। अर्थात जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, एक छात्र और छात्रा है। समझ गए ना, एक छात्र और छात्रा है, या ऐसा भी कहा जा सकता है छात्र और छात्रा है, एक ना भी लगाया जाए। तो बच्चों यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी, नहीं आएगा नहीं कुछ भी। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। समझ गए?
जब कोई सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आपको आ रही बात। और सब्जेक्ट के साथ साथ इस सेंटेंस में वर्ब भी नहीं दी गई है, वर्ब भी नहीं दी गई है। तो आपको ये पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ पर हमें वर्ब भी लिखना है। ये बच्चों लिंकिंग वर्ब होती है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। EJMR को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जब सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और जब कोई वर्ब ना दी गई हो तो जो ये ऑब्जेक्ट है, छात्र और छात्रा के ऑब्जेक्ट है, दो है, तो आपने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। तो देयर आर ए मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। तो हमने आपको आई बात। आगे देखिए, अगर यहां होता एक छात्र है तो ये होता देयर इज ए स्टूडेंट। समझ में आपको आ रही है? समझ में आपको आ रही बात? नहीं आ रही? जब सब्जेक्ट एक होगा तो वहाँ इज आएगा, और सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तो वहाँ पर आर आएगा, और जब सब्जेक्ट आई होगा तो वहाँ पर एम आएगा। समझ में आपको आ रही बात? नहीं आ रही? तो आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। ही सी इट नेम के साथ इच आएगा। यू बी दे प्लस प्लूरल का बच्चों आर आएगा। यहाँ देखो नीचे, किसान है तो क्या दिया गया? किसान है तो क्या दिया गया है? देयर इज ए फार्मर। यहाँ पर किसान क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया। वर्ब यहाँ पर नहीं है, इसलिए लिंकिंग वर्ब का यहाँ पर प्रयोग इज किया गया है। तो किसान एक है, यहाँ पर इज आ गया। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया लिंकिंग वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने आपको बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे सेंटेंस बुक में आदि में बहुत मिलते हैं, किंतु अभी समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ कैसे किया गया है। तो आप इसे समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये पेपर में जरूर आएगा। नोट, आगे देखिए, व्हेन सेंटेंस सिंक्स टूवर्ड्स टाइम एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब कोई सेंटेंस आपको समय की ओर और निर्जीव वस्तु की ओर संकेत करता हो तो वहां पर बच्चों हम देयर के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। समझ में आपको? जब आपको सेंटेंस से ये प्रयोग हो कि समय की ओर संकेत कर रहा है या कोई निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है, तो बच्चों वहां पर हम देयर के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। समझ में आपको हमारी बात? अच्छा, क्या दिया गया है? 4 बचे हैं, 4 बचे हैं, तो क्या हो जाएगा? इट इज 4 o'clock। क्या हो जाएगा? इट इज 4 o'clock। तो अन्य आपको जहाँ यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमने इट का प्रयोग किया, वर्ब के स्थान पर हमने इज का प्रयोग किया। इट इज 4 o'clock। समझ में आपको आ रही बात? नहीं आ रही? 2 कुर्सी है तो कुर्सी आपकी निर्जीव है, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने देयर का प्रयोग किया। कुर्सी 2 है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया, देयर आर 2 चेयर। अगर ये होता कुर्सी है तो ये हो जाता देयर इज ए चेयर। समझ में आपको आ रही है बच्चों? ये पूरी ग्रामर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी तरह बच्चों, जय हिंद।